लव जिहाद का आरोप लगाने वाली रांची की शूटर तारा शाहदेव का पति रंजीत कोहली दिल्ली से गिरफ्तार हो गया है। रंजीत को दिल्ली और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आज उसे रांची लाया जाएगा। शूटर तारा शाहदेव ने आरोप लगाया है कि रंजीत कोहली का असली नाम रकीबुल हसन है और उसने धोखे से शादी की। आरोप ये भी है कि रंजीत उर्फ रकीबुल हसन ने शादी के बाद तारा पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। ये जो कांड पंजीकृत हुआ तो उसके बाद से ये दिल्ली चला गया था बाई रोड। तो हम लोगों ने इसको पीछे एक टीम लगा दी थी और आज उस टीम ने उसको लोकेट कर लिया। लोकेट करके आज इसकी गिरफ्तारी हो गई। इसकी माँ भी उसके साथ में है, कुत्ता भी उसके साथ में है। रंजीत कोहली की गिरफ्तारी के बाद तारा शाहदेव ने झारखंड पुलिस पर दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। तारा ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर रंजीत की गिरफ्तारी के बाद एक हफ्ते का वक्त क्यों लग गया। तारा ने आज तक से खास बातचीत में आरोप लगाए हैं कि रंजीत की देर से गिरफ्तारी इसलिए हुई ताकि वो सारे सबूतों को ठिकाने लगा सके। जिस तरीके से उस इंसान की पहुंच है, पहले तो प्रशासन ने उसकी पूरी मदद की कि जितने आप सबूत मिटा सकते हो भाई अच्छे से मिटा लो, हम हैं आपके पीछे। उसने सब कुछ क्लियर किया। तब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया जब तक उनके हाथ पे बात नहीं आई। जितना छुपा सकते छुपाया। झारखंड पुलिस के मुताबिक अब तक ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि रंजीत ही रकीबुल हसन है। मंगलवार को रंजीत कोहली के कुछ दस्तावेज सामने आए, साथ ही एक चिट्ठी का भी खुलासा हुआ जो उसने झारखंड पुलिस को लिखी है। रंजीत ने खुद को बेगुनाह बताया है और उल्टे तारा पर पैसे ऐंठने का इल्जाम लगाया है। रेप के आरोपी आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर के निलंबन की सिफारिश महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मंजूर कर ली है। डीआईजी सुनील को सस्पेंड किए जाने की सिफारिश महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने की थी। एक मॉडल ने आरोप लगाए हैं कि डीआईजी पारस्कर ने उसके साथ 4 बार बलात्कार किया है। हालांकि पारस्कर हमेशा मॉडल के आरोपों से इनकार करते रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज़फायर उल्लंघन को लेकर आज दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हो सकती है। मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत में पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग की मांग की थी, जिसे भारत ने मान लिया है। दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग जम्मू, पुंछ और उरी सेक्टर में होने की उम्मीद है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी को लेकर बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और सरहद पर हालात के बारे में बताएंगे। मंगलवार को बीएसएफ के महानिदेशक ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। इलाके का दौरा करने के बाद बीएसएफ के डीजी ने कहा कि 1971 की जंग के बाद पहली बार सरहद पार से इतनी भारी फायरिंग की जा रही है। I think maybe after the 71 war, I think this is 45 days is a very long period when this kind of things should happen. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जारी मुठभेड़ में सेना के जवानों ने अब तक 6 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अभी यहां कई और आतंकी छिपे हो सकते हैं, लिहाजा जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। इस बीच सेना ने कुपवाड़ा में अतिरिक्त मदद भेजी है। गौरतलब है कि कुपवाड़ा में 6 अगस्त से मुठभेड़ चल रही है और सेना के 3 जवान शहीद भी हो चुके हैं। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान लांस नायक धनंजय कुमार को आज पटना के पास मनेर में आखिरी विदाई दी जाएगी। लांस नायक धनंजय कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। धनंजय कुमार उस वक्त शहीद हुए जब वो कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। हंगामा हो रहा है स्पीकर मुबारक गुल के विवादास्पद बयान के बाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि सीमा पार से गोलीबारी और आतंकी घुसपैठ तभी रुकेगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जाएगा। गुल के इस बयान के बाद पैंथर्स पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लेने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार ओएनजीसी के विनिवेश का फैसला ले सकती है और साथ ही पावर प्लांट्स के लिए कोयले को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है।
कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के एजेंडे पर भी माथापच्ची हो सकती है। 30 अगस्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका से पहले मोदी का जापान दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। जापान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वो जुलाई में ही जापान जाना चाहते थे, लेकिन संसद सत्र की वजह से नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूती मिलेगी। अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो के अलावा क्योटो भी जाएंगे। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और महासचिव जेपी नड्डा को शामिल किया गया है। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने मार्गदर्शक मंडल का ऐलान किया है, जिसमें अटल, आडवाणी और जोशी को रखा गया है। मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने के बाद मुरली मनोहर जोशी नाराज दिखे। उन्होंने मीडिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, लखनऊ में पत्रकारों को झिड़की जरूर दे दी। बीजेपी संसदीय बोर्ड के ऐलान के बाद वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने काफी योगदान दिया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि आडवाणी को कुछ पद दिया जाएगा। ये पूछे जाने के बाद उन्हें क्या पद दिया जा सकता है, सीपी ठाकुर ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी राष्ट्रपति बना सकती है। हो सकता है भविष्य में कोई न कोई पोस्ट, सीनियर पोस्ट खाली होने वाला है। बहुत सारा पोस्ट है जो खाली होगा, उसमें लोग चाहे तो रख सकते हैं। अरे प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हो रहा है, कोई पोस्ट। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, तभी से उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि शीला अब एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में लौटेंगी। वैसे उन्होंने फिलहाल कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया है और कहा है कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही वो कुछ बोलेंगी। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, यही आपको सूचना देनी थी, स्वयं दे रही हूँ, बस। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है। गुजरात बीजेपी के नेता वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। विद्यासागर राव को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और मृदुला सिन्हा गोवा की नई राज्यपाल बनाई गई हैं। आज मुंबई के अस्पताल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के हाथ की 2 सर्जरी की जाएगी। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के मुताबिक लालू प्रसाद की सर्जरी में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लालू प्रसाद का ऑपरेशन जाने माने हार्ट सर्जन रमाकांत पांडा करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि दंगा पीड़ितों के सर पर छत नहीं है, लेकिन दंगे के आरोपी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। उधर यूपी की समाजवादी सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि संगीत सोम की सुरक्षा बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी। गौरतलब है, यूपी में केंद्र सरकार ने सरधाना के बीजेपी विधायक संगीत सोम की सुरक्षा वाई से बढ़ाकर जेड कैटेगरी का कर दिया है। संगीत सोम को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद मुजफ्फरनगर दंगों के एक और आरोपी विधायक सुरेश राणा ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। संगीत सोम की तरह उन्होंने भी दलील दी है कि उनकी जान को खतरा है। सुरेश राणा मुजफ्फरनगर दंगों के पहले आरोपी नेता थे, जिन्हें पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। साईं बाबा को लेकर फरमान सुनाने वाले स्वामी स्वरूपानंद और उनकी धर्म संसद को छत्तीसगढ़ सरकार ने जोरदार झटका दिया है। सूबे के गृह मंत्री ने साफ किया कि साईं मंदिरों से साईं की मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी और न ही साईं की मूर्तियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त की जाएगी। सरकार ने साईं भक्तों को भरोसा दिलाया कि वो बिना किसी डर के साईं की पूजा पाठ करें। राज्य सरकार ने धर्म संसद में शामिल साधु संतों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने से नहीं चूकेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के करवधा में हुई धर्म संसद ने फरमान सुनाया था कि साईं बाबा भगवान नहीं है, लिहाजा मंदिरों से उनकी मूर्तियां हटा दी जाएं।
लेकिन राज्य सरकार किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून नहीं लेने देगी, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपने अपने किसी देवी देवता को पूजा पत्ती का तरीका है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से बदसलूकी के आरोपों के बाद गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र यादव को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। दरअसल मेनका गांधी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत केस दर्ज कराना चाहती थी। आरोप है कि उन्होंने जब एसएसपी को फोन किया तो एसएसपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद मेनका गांधी ने गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह को चिट्ठी लिखी। वीके सिंह ने मेनका की चिट्ठी यूपी के सीएम को फॉरवर्ड कर दी, जिसके बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए। आला अधिकारियों ने जांच की और फिर एसएसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया। आसनसोल में एक कबाड़ गोदाम से लीक हुई अमोनियम सल्फेट गैस ने 2 लोगों की जान ले ली और 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गैस लीक होने की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्वालियर के मशहूर सिंधिया स्कूल में रैगिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहली बार पीड़ित लड़के के पिता यानी बिहार के मंत्री ने स्कूल पर संगीन आरोप लगाए हैं और कहा कि ये मामला खुदकुशी की कोशिश का नहीं बल्कि हत्या की कोशिश का है। उन्होंने कहा कि वो उन सभी आरोपियों को जानते हैं जिन्होंने उनके बेटे पर हमला किया, लेकिन जांच पूरी होने तक इंतजार करेंगे। उधर सिंधिया स्कूल ने 3 छात्रों को निलंबित कर दिया है और कहा है कि जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार कोमा में पड़े पीड़ित छात्र को देखने पहुँचे। ग्रेटर नोएडा के 2 बाजार आग में जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि आग में लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। लोग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के हर्ष विहार में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंग रेप का मामला सामने आया है। घटना के वक्त लड़की घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली थी। कार पर सवार 4 युवकों ने लड़की का अपहरण करके मेरठ ले गए, जहां उन्होंने छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के चंद्रलोक में हाथ में गोली लगने से एक बच्ची घायल हो गई। घटना के वक्त बच्ची छत पर खाना खा रही थी, तभी कहीं से गोली आकर उसके हाथ में लग गई। घर वालों को गोली लगने की जानकारी अस्पताल में एक्सरे के बाद हुई। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर गोली किसने चलाई। गाजियाबाद में कार सवार बदमाशों ने एक युवक की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने युवक को 5 गोलियां मारी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में कार सवार बदमाशों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में नेता का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। ज्ञानचंद्र शर्मा की पत्नी गांव की प्रधान है। ज्ञानचंद्र 1 साल पहले सहकारी समिति के अध्यक्ष बने थे। बताया जाता है कि तभी उनकी एक रसूखदार नेता से दुश्मनी हो गई थी। यूपी के देवरिया में एक लड़की ने छेड़खानी कर रहे मंचलों की जमकर पिटाई की। चश्मदीदों के मुताबिक लड़की कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ मंचलों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके विरोध में छात्रा ने उनकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के सीतापुर में एक 7 साल की बच्ची को उसके कथित चाचा चाची ने जान से मारने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बच्ची का अपहरण किया और उसका गला दबा दिया। बच्ची को मारा जानकर उन्होंने उसे जमीन में दफना दिया था। बच्ची ने हौसला नहीं छोड़ा और खुद को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यूपी के शामली में अज्ञात बदमाशों ने 3 कारोबारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि बदमाशों ने कारोबारियों से रंगदारी की मांग की थी। घटना के बाद दूसरे कारोबारियों में दहशत है और वो दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इस बीच भाजपा नेताओं ने शामली बंद का ऐलान किया है। दिल्ली के महिपालपुर में बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से 11 लड़कियों को एक चाइल्ड होम से आजाद कराया गया है। चाइल्ड होम अवैध रूप से चलाया जा रहा था। इस चाइल्ड होम में लड़कियों के रहने के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं था और न ही लड़कियों को ठीक ढंग से खाना दिया जाता था। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे आज कार्डिफ में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस मैच पर भी पिछले वनडे की तरह बारिश का साया मंडरा रहा है। ब्रिस्टल में खेला जाने वाला सीरीज का पहला वनडे भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। पहला वनडे धुलने के बाद दूसरा मैच जीतकर टीम इंडिया की कोशिशें 5 वनडे की सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने की होगी। कार्डिफ में रिकॉर्ड टीम इंडिया के पक्ष में है। इस मैदान पर टीम इंडिया ने कुल 3 मैच खेले हैं।
2011 के दौरे पर उसे इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पिछले साल खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ उसे जीत मिली थी। कोपेनहेगन में चल रही वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की मेडल जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है। 32 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पी कश्यप पहले ही दौर में बाहर हो गए। कश्यप को जर्मनी के डायरेक्टर डोमके के हाथों 24-26, 21-13 और 18-21 से मात मिली।